चलो सही है, अब रिकॉर्डिंग ऑन होगी, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग ने ना, जैसे एमएस मतलब मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री को हमने सुधा से पढ़ा था, इस तरह हम गैस क्रोमेटोग्राफी को भी सुधा से पढ़ेंगे। मैंने इसके काफी नोट्स देखे हैं, लेकिन मुझे कोई भी इतना ऑथेंटिक और वो नहीं नजर आ रहा था। मैं कह रही थी कि डिटेल में बेशक पढ़ लें, लेकिन एक चीज को समझ के पढ़ लें, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि ये इन्वेंट किया था एजी मार्टिन ने और सीन्स ने, ठीक है। इन दोनों ने इसको इन्वेंट किया था। और जो है ना हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी, ये भी दो तरह की होती है बच्चों। ये आप लोगों ने बेशक एक ही साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, इसका प्रिंसिपल आप लोगों ने याद रखना है कि जो है ना, अब ऐसे हम गैस क्रोमेटोग्राफी करते क्यों है बच्चों? हम गैस क्रोमेटोग्राफी उन चीजों की करते हैं, ऐसे सैंपल जो वेपराइज हो जाते हैं, जो गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, तो उनका भी तो एनालिसिस करना है। तो उनके एनालिसिस के लिए जो क्रोमेटोग्राफी, जो वेपराइज सैंपल्स की या फिर हमारे पास वोलेटाइल सब्सटेंसेस की स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस के लिए जो चीज यूज होती है, वो गैस क्रोमेटोग्राफी। और आप लोगों को पता भी है कि जीसीएमएस एक अच्छा बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडस्ट्रीज में, रिसर्च सेंटर्स में यूज किया जाता है। उसमें गैस क्रोमेटोग्राफी को मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ लिंक करके एक डिवाइस है जो क्या करती है, काम करती है फॉर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट अननोन सैंपल और नाउन सैंपल्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि गैस क्रोमेटोग्राफी एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसमें सैंपल को वेपराइज किया जाता है। जब उसको इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसको वेपराइज किया जाता है, और वेपराइज होके वो क्या किसी भी हीटेड कॉलम में से गुजरता है, ठीक है। और जो होती है वो जो हीटेड कॉलम होते हैं उसके साथ, उसमें से साथ उसके क्या गुजरती है, सैंपल के साथ साथ जो मोबाइल फेज इसकी होती है वो गैसियस होती है। आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी है, इसमें मोबाइल फेज हमेशा गैस होती है। लेकिन जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। इधर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड होगी तो वो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। नो, अगर स्टेशनरी फेज हमारे पास सॉलिड होगी, ये आपने काट देना है इधर से। अगर स्टेशनरी फेज हमारे पास सॉलिड होगी तो वो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होगी, और स्टेशनरी फेज अगर लिक्विड होगी तो वो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होगी। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए की जाती है, और जो कि एचपीएलसी में इजीली हैंडल नहीं होते। अब इसकी दो टाइप्स हैं, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड। जब स्टेशनरी फेज सॉलिड है, मतलब एब्जॉर्बेंट कौन कौन से हैं, एलुमिना है, सिलिका है, एक्टिव कार्बन है, ये सारे क्या है इसके एब्जॉर्बेंट हैं। तो हमारे पास गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है। और इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि लॉन्ग कॉलम हाफ लाइफ होती है, मतलब लॉन्ग कॉलम लाइफ टाइम होता है, मतलब इस कॉलम का क्या होता है, मतलब ज्यादा ड्यूरेशन होता है, इस वजह से इसको यूज किया जाता है। और जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो कैटालिटिक चेंज आर ऑब्जर्व्ड इन दिस टेक्निक। कैटालिटिक चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं इस क्रोमेटोग्राफी में, ये इसका डिसएडवांटेज है। और अगर हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को देखें तो इस तरह इमोबलाइज, मोबिलाइज नहीं। अब ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो स्टेशनरी फेज है वो मोबिलाइज लिक्विड है या इमोबिलाइज्ड है। वो इमोबिलाइज लिक्विड होते हैं जो कि हमने किसी सॉलिड स्पोर्ट के ऊपर कोट किए होते हैं, ठीक है। वो सॉलिड स्पोर्ट कोई पॉलीमर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि लिक्विड स्लोली ब्लीड ऑफ विद टाइम। आगे आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे कॉलम ब्लीड, तो आप लोगों को समझ आएगी कि जो हमारे पास लिक्विड होते हैं ना बच्चों, ये ना हमारे पास ये ब्लीड भी होते रहते हैं किसी जगह से। लिक्विड जो लिक्विड स्टेशनरी फेजेस होती हैं वो ब्लीड करती हैं, और यही इसका क्या है, मेन डिसएडवांटेज है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक हमारे पास जो इंटरनल डायग्राम है, इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को वो भी करवा दूंगी, आज आप लोग सिंपल वाली देख लें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एक कैरियर गैस होती है, एक उसके बाद हमारे पास एक टेम्परेचर प्रोग्रामर होता है, न्यूमेटिक कंट्रोलर भी उसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रेशर रेगुलेटर्स लगे होते हैं, सॉरी, न्यूमेटिक कंट्रोलर प्रेशर रेगुलेटर्स को कहते हैं। और जो टेम्परेचर प्रोग्रामर है ना, वो हमारे पास थर्मोस्टेट अवन लगा होता है, सही है। ये जो सारा सिस्टम है ना, ये थर्मोस्टेट अवन के अंदर है, ये वाला सैंपल डिटेक्टर कॉलम वाला, इसको कहते हैं टेम्परेचर प्रोग्रामर। उसके बाद एक इंजेक्ट पोर्ट होती है जिसके अंदर सैंपल हम पुट करते हैं, कॉलम होता है और एक डिटेक्टर होता है, ओके। न्यूमेटिक का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि न्यूमेटिक क्या होता है। न्यूमेटिक होता है प्रेशर रेगुलेटर, ओके।
उसके बाद है कैरियर गैस। आपने कैरियर गैस जो कि एज अ मोबाइल फेज वर्क करेगी, वो सैंपल में से, सैंपल के साथ से कॉलम में से गुजरेगी, ठीक है। अब वो जो कैरियर गैस है उसके एडवांटेजेस होते हैं, और जो है ना, अगर हाइड्रोजन देखें तो उसके ज्यादा एडवांटेज है, हीलियम को उससे ज्यादा। लेकिन हीलियम क्या होती है कि थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, और जो हीलियम को यूज है इसकी थर्मल कंडक्टेंस, इनर्टनेस और लो डेंसिटी की वजह से किया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो होती है ये इनएक्सपेंसिव होती है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है। उसके बाद है मोस्ट आइडियल रिक्वायरमेंट जो कैरियर गैस की है कि ये केमिकली इनर्ट होनी चाहिए, ये अवेलेबल एट लो कॉस्ट बिकॉज लार्ज क्वांटिटीज आर यूज। कहते हैं कि ये लो कॉस्ट की इसलिए होनी चाहिए ताकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इस वजह से इसका लो कॉस्ट होना जरूरी है। उसके बाद ये ऐसी होनी चाहिए कि ये डिटेक्टर को लो करे कि वो एडिक्वेट मैनर में वर्क करे। उसके बाद ये नॉन एक्सप्लोजिव होनी चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम मेटालिक पार्टिकल, इट शुड बी इन प्योर फॉर्म, और ये प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, मेटालिक पार्टिकल नहीं इसके अंदर कोई भी होनी चाहिए। अब पिछले टॉपिक में भी हमने एचपीएल से भी पढ़ा था, इसमें भी हम पढ़े हैं कि ये दो तरह से वर्क करती हैं, ठीक है। एक होता है जो इसका टेम्परेचर प्रोग्रामर होता है ना, वो दो तरह से वर्क करता है, आइसोथर्मल या ग्रेडियंट। अब आइसोथर्मल की अगर आप लोग बात करें ना, आइसोथर्मल ये होता है कि द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब पूरे प्रोग्राम के अंदर एक जैसा ही टेम्परेचर रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर जो डिफरेंट लेवल पे हम इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं एनालिसिस में, उसको ग्रेडियंट प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। अब आइसोथर्मल आप इसी तरह रख लें, और जो है ना ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आप ऐसे, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, एक दफा आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेस किया हुआ, फिर सॉरी ऐसे, फिर दूसरी दफा आपने ऐसे, थोड़ा थोड़ा आप टेम्परेचर को क्या करते रहे, कम करते रहे, फिर चाहे ज्यादा चाहिए ज्यादा कर लिए, कम चाहिए कम, ज्यादा चाहिए ज्यादा कर लिए, ये ग्रेडियंट प्रोग्राम। अगर आप लोग टेम्परेचर को एक जैसे ही रख लिए हैं, आपने केप्ट कांस्टेंट रखा है ड्यूरिंग एनालिसिस, तो वो क्या है, ग्रेड आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग होगी। उसके बाद है कि डिफरेंट टेम्परेचर प्रोग्रामिंग जो है ना कंसीडर ड्यूरिंग, जो फैक्टर्स हम टेम्परेचर प्रोग्रामिंग में हम नोटिस करते हैं, वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट देखते हैं, उनकी वोलेटिलिटी देखते हैं, कि अब ये नहीं कि हम इतना टेम्परेचर कर दें कि वो वोलेटाइल, वो बिल्कुल ही वोलेटाइल नेचर के और वो एस्केप ऑफ हो जाए, स्टेबिलिटी के जो हम सैंपल यूज कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी पे कोई फर्क ना आए। उसके बाद स्टेशनरी फेज उस टेम्परेचर पे स्टेबल रहे, चेंज इन फ्लो रेट्स, मतलब जो फ्लो रेट्स है वो स्टेबल रहे उस टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए ये हम सारे पैरामीटर्स को नोट करते हैं। उसके बाद बच्चों प्रेशर रेगुलेटर, जो प्रेशर न्यूमेटिक कंट्रोलर लगे होते हैं ना, वो प्रेशर रेगुलेटर होते हैं कि वो रेगुलेट करते हैं प्रेशर को 10 to 50 psi के दरमियान, ठीक है। उसके बाद है जो है ना फॉर कैरियर गैस, और जो हमारे पास पैक्ड कॉलम का फ्लो रेट होता है ना, वो 25 to 150 ml/minute होता है, ठीक है। उसके बाद है सैंपल इंजेक्टर सिस्टम। सैंपल इंजेक्टर सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम सैंपल को इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करते हैं कॉलम के अंदर, ठीक है। फॉर गैसियस सैंपल, आगे हम देखेंगे कि गैसियस के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, सॉलिड्स के लिए और लिक्विड के लिए। अब अगर हमारे पास कोई गैसियस सैंपल है तो हम रोटेटरी वाल्व यूज करते हैं, जैसे कि हम वो 6 पोर्ट सिस्टम, ये आप लोगों ने ये वाली डायग्राम बना देनी है इसमें भी, ये 6 पोर्ट सिस्टम जिस तरह हमने एचपीएलसी में पढ़ा था, इसी तरह गैस क्रोमेटोग्राफी में भी यही सिस्टम है जो आप लोग यूज करते हैं सैंपल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद है सैंपल इज इंट्रोड्यूस इज इंजेक्टेड थ्रू अ नैरो कॉलम, कहते हैं कि उसको नैरो कॉलम के जरिए हम इंजेक्ट करते हैं, और पीक ब्रॉडनिंग कहते हैं नेग्लिजिबल होती है इसमें। उसके बाद है सैंपल इज contain the 6 port valve in load position, the mobile phase flow directly through column one pair of the port, the other port, कहते हैं कि एक कॉलम के जो है ना, एक जो पोर्ट होती है ना वो सैंपल को कलेक्ट कर रही होती है, एक पोर्ट उसको कॉलम में भेज रही होती है, और एक पोर्ट जो होती है ना वो पेयर ऑफ पोर्ट, और ये देखिए 6 मान जाती है ना, मतलब एक ने कलेक्ट किया, एक उसको कॉलम में ट्रांसफर करती है, और एक क्या करती है, ड्रेन ऑफ करती है, जो सैंपल हमारे पास पोर्ट में एक्स्ट्रा रह जाता है उसको ड्रेन ऑफ करती है, ठीक है। ये इस तरह से वर्क करता है 6 पोर्ट सिस्टम। उसके बाद सैंपल, लिक्विड सैंपल की बात करें तो एक सिरिंज, हम लोग गैस सिरिंज यूज करते हैं लिक्विड सैंपल के लिए। सैंपल इज इंजेक्टेड विद, ये वैल्यू आपने याद रखनी है कि ग्रेजुएटेड सिरिंज के अंदर से 1.5 to 10 माइक्रोमीटर, इसलिए हम लोग सैंपल क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है कि जो सैंपल, फिर उस सैंपल को जो हमने इंजेक्ट किया सैंपल, वो क्या होता है वेपराइज होता है। और फिर वो वेपराइज सैंपल क्या होता है इंजेक्टर से कॉलम में चला जाता है। ये इस तरह आपने सिरिंज का, ये बेशक आपको ये याद नहीं रहती, याद ना रखें, लेकिन एक सेप्टम इंजेक्टर, ये जो सिरिंज इंजेक्टर होता है इसको सेप्टम इंजेक्टर भी कहते हैं। या आप इसकी डायग्राम बना दीजिएगा, बेशक ये आप लोगों से नहीं बनते, ठीक है। तो आपने बता देने के इतने 1.5 to 10 माइक्रोमीटर ग्रेजुएटेड सिरिंज के जरिए हम क्या कर देते हैं, सैंपल को इंजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद सॉलिड सैंपल जो होते हैं वो इनिशियली हम उनको वोलेटाइल करते हैं ताकि वो कोई कन्वर्ट हो जाए वोलेटाइल डेरिवेटिव्स में, ठीक है। उनको हीट करेंगे। इन सम केसेस कहते हैं पैरालाइसिस इज, कहते हैं पैरालाइसिस को भी वेपराइज सॉलिड सैंपल के लिए यूज किया जाता है इस प्रोसेस को। और पैरालाइसिस इज नथिंग बट द सैंपल इज हीटेड टू 250 after placing it into an injection port, and vaporized sample is again heated to 100 to 300। अब ये आप लोग देख लेना कि अब अगर हमारे पास सॉलिड सैंपल आ गए तो हम लोग ने सबसे पहले ये कह देना है कि या तो हम पैरालाइसिस करवाते हैं, पैरालाइसिस अगर नहीं हो रही हम तो फिर या तो हम उसको 250 डिग्री पे हीट करते हैं। और अगर सैंपल अगेन वेपराइज हुआ है तो फिर हम सैंपल को मतलब वो अगर वो फिर भी कॉलम में नहीं गया तो फिर हम सैंपल को 1000 सेल्सियस पे क्या करते हैं, दोबारा से हीट करते हैं। वो हीट करके देन हम उसको कॉलम के अंदर पुट करते हैं। ओके। ये जो आप लोगों के ये वाले सिस्टम है ना, ऐसा इंजेक्टर, ये वाला हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये जिन पे मैं टिक कर रही हूँ, इंशाल्लाह ये कल के लेक्चर में आप लोगों को कवर कराऊंगी। आज के लेक्चर में ना हम लोग ये कॉलम की थोड़ी सी टाइप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यही आज मैं करवाऊंगी। तो ये कॉलम आप लोग देख लेंगे। कॉलम हमारे पास, जब हम कॉलम की पैकिंग करते हैं तो एक तो हमारे पास पैक्ड कॉलम होते हैं जो डीसी में यूज होते हैं, ठीक है। ये तो मेटालिक गैस ट्यूब के होते हैं जिनमें स्टेशनरी फेस हमारे पास पैक्ड होती है, और इनका डायमीटर 1.5 to 10 मिलीमीटर होता है, और इनका इंटरनल डायमीटर क्या होता है, 2 to 4 मीटर होता है। और जो सॉलिड मटेरियल होता है वो डाई एटमिशियस अर्थ है। ये एमसीक्यू भी, डाई एटमिशियस अर्थ किसको, सिलिका को ही कहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि डाइएटोमिशियस अर्थ किसको कहा जाता है। उसके बाद है कैपिलरी कॉलम। कैपिलरी कॉलम की अगर हम बात करें तो ये मिलीमीटर में इनकी जो है ना डायमीटर होता है, और ये बहुत ही पतले कॉलम होते हैं ये। और इनकी जो लेंथ होती है वो 25 to 60 मीटर के दरमियान होती है। ये ओपन ट्यूबुलर कॉलम होते हैं, और जो होती है ना इनके अंदर भी सिलिका ही यूज हो रही होती है। उसके बाद है वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर। इनमें भी आगे दो टाइप आती है, एक होती है वॉल कोटेड और उसके बाद एक होता है स्पॉट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। जो वॉल कोटेड होते हैं वो इनर्ट एक्टिव मटेरियल होते हैं उनके अंदर, और जो स्पॉट कोटेड होते हैं ना उनमें माइक्रोन साइज कोई भी फिल्म हमारे पास लगी होती है। मतलब वो जो स्पॉट मटेरियल है वो भी होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई लिक्विड फेस की फिल्म भी क्या होती है, स्पॉट हुई होती है। ये आप लोग इसकी डायग्राम भी देख लें, ठीक है। ये आप लोग ने सिंपल बना देना है, तो ना आपने कहना है ये वॉल कोटेड है, इसके अंदर ये आप लोग ने बीन्स बना देने हैं जो कि एक लेयर को या फिल्म को बता रहे हैं, तो ये आप लोग ने कह देना है ये स्पॉट कोटेड है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों को बस मैं आज के लिए इतना ही करवाऊंगी, ये कॉलम्स। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ये जो जितनी भी चीजें हैं उनको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और कल के लेक्चर में हमारा ये वाला टॉपिक डन हो जाएगा। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, देन मैं आप लोगों की क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है।